Hello, welcome students. Today we are starting chapter 3 Election and Representation from your Political Science book. तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि इलेक्शन जो है हमारे कंट्री में, तो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है, उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एक रोल प्ले करती है। तो उसको किस तरीके से फेयर बनाया जा सके, किस तरीके से उसको प्रॉपर तरीके से चलाया जा सके, उसको हम इसमें देखेंगे। और किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है लोगों का, या उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो किस तरीके से लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं डेमोक्रेसी में, उसके बारे में हम इसमें देखेंगे। तो उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे है। इस इंट्रोडक्शन से आपको आइडिया लगेगा कि क्यों हमें फेयर इलेक्शंस के लिए या अपने एक बेटर रिप्रेजेंटेशन के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू हैव एवर प्लेड चेस, ठीक है, ये ध्यान से सुनिए आप। वट वुड हैपन इफ द ब्लैक नाइट सडनली स्टार्टेड मूविंग स्ट्रेट रैदर देन 2.5 स्क्वायर्स। तो आप ये जानते होंगे कि जो आपके नाइट होता है वो 2.5 चलता है, बट अगर वो सीधा स्ट्रेट चलने लग जाए तो क्या होगा? ओके। और वट वुड हैपन इफ़ इन अ गेम ऑफ अ क्रिकेट देयर वर नो एम्पायर्स। तो इसमें क्या होगा? इन एनी स्पोर्ट वी नीड फॉलो सम सर्टेन रूल्स। ओके, सो ये आपको क्या समझाना चाह रहे हैं कि कोई भी अगर गेम हो उसके लिए आपको कुछ सर्टेन रूल्स की आवश्यकता होती है जिसको आपको फॉलो करना होता है। चेंज द रूल्स एंड आउटकम ऑफ द सेम वुड बी वेरी डिफरेंट। अगर आप कोई भी रूल चेंज करते हैं तो आउटकम सेम थोड़ी रहेगा, जो पहले था वो नहीं रहेगा, ठीक है ना। Similarly, a game needs an impartial umpire whose decision is accepted by all the players। ठीक है, एक ऐसा एम्पायर भी चाहिए होगा जिसका डिसीजन दोनों तरफ की टीम्स हों, उसके सारे प्लेयर्स उसको मानते हों, ठीक है ना। द रूल्स एंड द अम्पायर हैव टू बी अग्रीड अपॉन बिफोर वी बिगिन टू प्ले अ गेम। अब जो आपके प्लेयर्स हैं या जो रूल्स हैं और जो आपके खेलने जो एम्पायर्स हैं उनके बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए कि जो आपके रूल्स बने हुए हैं इन रूल्स को सब लोग एक्सेप्ट करेंगे और फॉलो करेंगे, ठीक है ना। तभी एक जाके फेयर गेम हो सकता है। व्हाट इज़ ट्रू ऑफ अ गेम इज़ ऑल्सो ट्रू ऑफ इलेक्शंस। क्लियर हो गया? तो जिस तरीके से ये चीज़ गेम के लिए काम कर रही हैं उसी तरीके से ये चीज़ें जो आपके सेट ऑफ रूल्स होते हैं या जो कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो एम्पायर का काम करते हैं इलेक्शन में, जो देखते हैं कि हर चीज़ सही हो रही है नहीं हो रही है, तो वही चीज़ इलेक्शन में भी आपके काम करती है। देयर आर डिफरेंट रूल्स और सिस्टम्स ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शंस। द आउटकम ऑफ द इलेक्शन डिपेंड्स ऑन द रूल्स वी हैव अडॉप्टेड। क्लियर हो गया कि ये डिफरेंट टाइप के आपके इलेक्शंस होते हैं, पर जो उनका आउटकम्स होता है वो डिपेंड करता है कि आपके यहाँ किस तरीके के रूल्स हैं इलेक्शंस के, ठीक है ना। वी नीड सम मशीनरी टू कंडक्ट द इलेक्शंस इन एन इम्पार्शियल मैनर। हमको कुछ ऐसे एक सिस्टम चाहिए, एक मशीनरी चाहिए जो बिना पक्षपात भेदभाव के क्या करवाए, आपके इलेक्शंस करवाए। सिंस दीज टू डिसीजंस नीड टू बी टेकन बिफोर द गेम ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स कैन बिगिन। तो ये जो रूल्स हैं, ये जो सेट ऑफ आपके मैकेनिज्म है, ये पहले से ही तैयार होना चाहिए, ठीक है ना। दिस कैन नॉट बी लेफ्ट टू एनी गवर्नमेंट। ये किसी गवर्नमेंट पे नहीं छोड़ देना चाहिए कि गवर्नमेंट बाद में बनाएगी, उस पहले इलेक्शंस करवा लेते हैं, ऐसा नहीं है। इलेक्शन से पहले ही आपके पास क्या होने चाहिए? सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए, ठीक है ना। This is why these basic decisions about elections are written down in the constitution of a democratic country। तो जो भी आपकी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होती हैं उनके पास पहले से ही उनके कॉन्स्टिट्यूशन में सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि किस तरीके से इलेक्शंस को कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है ना। और क्या हम इस चैप्टर में देखेंगे, चलिए देखते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग इलेक्शंस एंड रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था, हम इसमें देखेंगे कि किस तरीके से आपके इलेक्शन और जो रिप्रेजेंटेशन होता है डेमोक्रेटिक कंट्री में वो कैसे होता है, ठीक है ना। वी शैल फोकस ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ द मेथड ऑफ इलेक्शन चूजन इन our constitution and the implications of the constitutional provisions regarding impartial मशीनरी फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस। तो और हम इस पर भी फोकस करेंगे कि किस तरीके के जो आपके रूल सेट किए गए हैं या जो मैकेनिज्म है वो किस तरीके से काम करता है एक फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाने के लिए, ठीक है ना। क्या सिस्टम है कि जो आपके इलेक्शंस को कंडक्ट करवाता है। वी शैल ऑल्सो लुक एट सम सजेशंस फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इन द रिस्पेक्ट। अगर कुछ गड़बड़ी है तो उसको चेंज करने के लिए भी हमारे पास क्या होना चाहिए,
कुछ ऐसा मेथड होना चाहिए कि हम उसको अमेंडमेंट कर सकें उस रूल में, ठीक है ना। आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर यू विल अंडरस्टैंड, तो आफ्टर रीडिंग आपको क्या समझ में आएगा। सो नंबर 1 पॉइंट, डिफरेंट मेथड्स ऑफ इलेक्शन आपको समझ में आएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ इलेक्शन एडॉप्टेड इन अवर कंट्री, आपके कंट्री में किस तरीके का इलेक्शन जो मेथड है वो आपको समझ में आएगा। दूसरी बात, आपको इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोविजंस फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, क्या क्या आपके कैसे रूल्स बने हुए हैं जिससे कि एक तरीके से फेयर इलेक्शंस हो आपकी कंट्री में, वो आपको समझ में आएगा। उसके बाद द डिबेट ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, तो अगर कोई गड़बड़ी है इलेक्टोरल सिस्टम में उसको किस तरीके से रिफॉर्म किया जा सकता है, ये चीज़ आपको इस चैप्टर में समझ में आएगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं हम। तो अगला टॉपिक है आपके पास इलेक्शंस एंड डेमोक्रेसी। अब उससे पहले, इसको डिस्कस करने से पहले, इसमें 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, तो वो क्वेश्चन क्या हैं देखते हैं। कैन वी हैव डेमोक्रेसी विदाउट होल्डिंग इलेक्शंस, क्या आप डेमोक्रेसी बना सकते हैं कंट्री के अंदर बिना इलेक्शंस करवाए। और कैन वी होल्ड इलेक्शंस विदाउट हैविंग डेमोक्रेसी, और क्या आप इलेक्शंस भी करवा सकते हैं बिना डेमोक्रेसी के। अगर आपकी कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं है तो इलेक्शंस हो सकते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको अजीब सा लगा होगा कि दोनों एक दूसरे पे डिपेंड हैं। अगर आपके पास डेमोक्रेसी है तभी इलेक्शंस करा सकते हैं, और अगर आपके पास इलेक्शंस आप तभी करा सकते हैं जब कंट्री में डेमोक्रेसी होगी। तो समझ में आया आपको ये क्या रिलेशन है इनके बीच में। चलिए वही यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे कि क्या ये क्वेश्चंस हैं और इनके एग्जांपल्स भी देखेंगे। चलिए, द फर्स्ट क्वेश्चन रिमाइंड्स अस द नेसेसिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द लार्ज डेमोक्रेसी। अगर कोई भी आपकी डेमोक्रेसी है, जैसे कि हमारी कंट्री इतनी बड़ी आपकी डेमोक्रेसी है, तो वहाँ पे इलेक्शंस की कितनी अहमियत है वो हमें समझ में आता है। ऑल सिटीजन्स कैन नॉट टेक डायरेक्ट पार्ट इन मेकिंग एवरी डिसीजन, देयरफॉर रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, दिस इज़ हाउ इलेक्शंस बिकम इम्पॉर्टेंट। समझ में आ गया आपको। इतनी बड़ी हमारी पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी हमारी डेमोक्रेसी है, ये हर एक व्यक्ति आपकी गवर्नमेंट में जाकर डिसीजन में पार्ट नहीं ले सकता। तो इसलिए उनको क्या चाहिए होता है कि रिप्रेजेंटेटिव चाहिए होते हैं जो हमारी बातें गवर्नमेंट में जाके डिसीजन मेकिंग में रख सके। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्शंस कराना डेमोक्रेसी में। दिस इज़ हाउ इलेक्शंस बिकम इम्पॉर्टेंट। वेन एवर वी थिंक ऑफ इंडिया एज डेमोक्रेसी आवर माइंड इनवेरेबली टर्न्स टू द इलेक्शंस। तो अगर हम अपनी कंट्री में जैसे कि डेमोक्रेसी की बात करें तो हमारे दिमाग में सीधा इलेक्शंस की बात आ जाती है, ठीक है ना। इलेक्शंस हैव टुडे बिकम द मोस्ट विजिबल सिंबल ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। तो इलेक्शन से ही पता चलता है, अगर इलेक्शंस हो रहे हैं तो एक सिंबल बन गया है कि भाई इलेक्शंस हो रहे हैं तो वो कंट्री क्या है, डेमोक्रेटिक है, ठीक है ना। वी ऑफन डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अ डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज़ वन where the citizens directly participate in the day-to-day elections making and in running of the government। तो डायरेक्ट क्या हुआ, जहाँ पे डायरेक्ट आप गवर्नमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, वोट देते हैं, और डायरेक्टली किस तरीके से वो गवर्नमेंट काम कर रही है उसके रनिंग में भी आप पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि बात करें, द एंशिएंट सिटी स्टेट्स इन ग्रीस वर कंसिडर्ड एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। मैनी वुड कंसिडर लोकल गवर्नमेंट्स स्पेशली ग्राम सभा टू बी द क्लोजेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो ग्रीस का भी एग्जाम्पल दिया, उसको भी डायरेक्ट पॉलिसी माना जाता था, डेमोक्रेसी माना जाता था। और हम अगर अपने ग्राम सभा की बात करें जो विलेज लेवल पे होती है, उसको भी आप समझ सकते हैं कि क्या है, वो एक तरीके की डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, क्योंकि आप गांव में हैं, आप डायरेक्ट उसमें पार्ट करते हैं। और आपके गांव क्या होते हैं, छोटे होते हैं, तो आप देख सकते हैं कि जो आपकी ग्राम सभा है वो कैसे डिसीजन ले रही है, गलत ले रही है, तो उसके लिए डायरेक्टली आप आवाज़ उठा सकते हैं, ठीक है ना। और आप जाके डायरेक्टली आप ग्राम सभा से बात कर सकते हैं, या आपके जो प्रेसिडेंट हैं उनसे आप बात कर सकते हैं, ठीक है ना। But this kind of direct democracy cannot be practiced when a decision has to be taken by lakhs and crores of people। आप समझ में आया आपको जो मैं कह रहा हूँ। गांव है आपका छोटा होता है, तो आपके 500 लोग हैं, वो डायरेक्टली जाके आपके ग्राम सभा या प्रेसिडेंट से मिल सकते हैं। बट अगर आपके करोड़ों लोग हैं, वो कैसे गवर्नमेंट के पास जाएंगे और अपनी अपनी बातें रखेंगे। तो और कितनी सारी उनकी आपकी क्वेरीज होंगी, बातें होंगी, तो वो एक साथ सब लोग अगर रखेंगे तो कैसे होगा, ठीक है ना। That is why rule by the people usually means rule by the people's representative। हम कहते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन में the people, तो by the people का मतलब by the people's representative से होता है कि जो लोग डायरेक्टली आपके इलेक्शंस में पार्ट या डिसीजन मेकिंग में पार्ट नहीं लेते हैं, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो डायरेक्टली उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये क्लियर हो गया आपको। चलिए आगे देखते हैं अब इसमें क्या कह रहे हैं वो। In such an arrangement, citizens choose their representatives
who in return are actively involved in governing and administrating the country. The method followed to choose these representatives is referred as an election. तो आप समझ में आ गया इलेक्शंस किसे कहा जाता है, जब लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं. Thus the citizens have a limit role in taking major decisions and in running the administration. They are not very actively involved in making of the policies. Citizens are involved only indirectly थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. क्लियर है, मैंने आपको अभी बताया था लोग डायरेक्टली आप पॉलिसीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स उनके बिहाफ पर डिसीजंस या पॉलिसीज़ को बनाते हैं. दिस अरेंजमेंट वेयर ऑल मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. द मेथड बाय विच पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो ऐसे सिस्टम में जो लोगों का जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है ना. अब दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारे पास कि क्या इलेक्शंस आप बिना डेमोक्रेसी के करा सकते हैं, ये तो हमारा दूसरा क्वेश्चन था. तो चलिए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं. द सेकेंड क्वेश्चन रिमाइंड्स अस द फैक्ट दैट नॉट ऑल इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक. ठीक है ना. अब कई कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे आपकी डेमोक्रेसी नहीं है पर वहाँ पे भी इलेक्शंस होते हैं. कहीं पे वन पार्टी सिस्टम होता है, एक ही पार्टी है, उसी के कैंडिडेट्स आपके पास रिप्रेजेंटेटिव है, आप उन्हीं को चुन सकते हैं, आपके पास ऑप्शंस नहीं होते हैं. तो वो यही कहना चाह रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि हर जगह जहाँ इलेक्शंस हो रहे हैं वो डेमोक्रेटिक हो. ठीक है ना. ए लार्ज नंबर ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑल्सो होल्ड इलेक्शंस. In fact, non-democratic rulers are very keen to present themselves as democratic. समझ में आ गया. तो जिनके पास डेमोक्रेटिक रूल नहीं है या जहाँ पे सिंगल पार्टी है वो ज़्यादातर इलेक्शंस को दिखाते हैं ये शो करने के लिए कि भाई हम तो बहुत डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और हम जो भी हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स वो लोगों के द्वारा चुने जा रहे हैं. ठीक है ना. तो उस चीज़ को शो करते हैं. They also do so by holding elections in such a way दैट इट डज़ नॉट थ्रेटन देयर रूल. ठीक है ना. वो इस तरीके से इलेक्शंस को होल्ड कराते हैं जिससे कि सबको लगे सब आपका इलेक्शन के थ्रू हो रहा है और उनका जो रूल चल रहा है उसको कोई खतरा ना हो. ठीक है ना. यू कैन थिंक ऑफ सम एग्जाम्पल ऑफ सच नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस. वट डू यू थिंक अबाउट डिस्टिंग्विश अ डेमोक्रेटिक फॉर्म और अ नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस. वट कैन बी डन इन टू इंश्योर दैट इलेक्शंस इन अ कंट्री वुड बी कंडक्टेड इन अ डेमोक्रेटिक वे. तो आपको ये क्या कह रहे हैं, आपको देखना चाहिए कि आप किस तरीके से डिस्टिंग्विश करोगे कि कौन सा डेमोक्रेटिक है कौन नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हो रहे हैं. ठीक है ना. और किस तरीके से एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक वे से आप इलेक्शंस को कंडक्ट करवा सकते हैं. ठीक है ना. तो वो सारी चीज़ें हमने अभी डिस्कस करी और आगे भी करेंगे. चलिए. दिस इज़ वेयर कॉन्स्टिट्यूशन कम्स इन. यही मेन रोल है क्योंकि हम लोग तो हर चीज़ आप रूल्स और पॉलिसीज़ में नहीं आ सकते हैं बट कॉन्स्टिट्यूशन के पास वो रोल है कि वो उस रोल को अपना सकता है कि इलेक्शंस क्या हों, डेमोक्रेटिकली बिल्कुल फेयर इलेक्शंस हों. ठीक है ना. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री लेज डाउन सम बेसिक रूल्स अबाउट इलेक्शंस. ठीक है. मैंने आपको पहले भी कहा था, स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में कहा था कि कोई गेम हो या कोई इलेक्शन हो उसको कुछ बेसिक्स रूल्स होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं, एक मशीनरी होती है जो उसमें काम करती है और वो मशीनरीज और रूल्स कहाँ होते हैं, आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री में होते हैं. ठीक है ना. द डिटेल्स आर यूजुअली लेफ्ट टू बी वर्कड आउट बाय लॉज पास बाय द लेजिस्लेचर्स. दीज रूल्स आर यूजुअली अबाउट. अब वो रूल्स क्या क्या हो सकते हैं जो उसमें लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए जाते हैं इलेक्शंस को फेयर करने के लिए. जैसे कि हु इज़ एलिजिबल टू वोट, वोट कौन कर सकता है. ठीक है. हु इज़ एलिजिबल टू कॉन्टेस्ट, और इलेक्शन में कौन आदमी खड़ा हो सकता है रिप्रेजेंटेटिव के लिए. ठीक है ना. हु इज़ टू सुपरवाइज इलेक्शंस को कौन सुपरवाइज करेगा कि इलेक्शंस जो हो रहे हैं वो सही तरीके से चल रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. ठीक है ना. हाउ डू द वोटर्स चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. और वोटर किस तरीके से अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे, कोई उनके पास प्रेशर तो नहीं कर रहा है. ठीक है ना. उनके पास चॉइस है या नहीं है, कहीं एक ही व्यक्ति है उसी को सब वोट दे रहे हैं तो उसमें चॉइस ही नहीं होगी. ठीक है ना. आर द वोट्स टू बी काउंटेड एंड रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड. और किस तरीके से वोट्स काउंट होंगे इलेक्शंस के बाद और किस तरीके से जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो इलेक्ट होंगे इलेक्शन में. तो ये सारे बेसिक रूल्स कौन बनाएगा, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए हैं. ठीक है ना. लाइक मोस्ट डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आंसर्स दीज क्वेश्चंस. एज यू कैन सी द फर्स्ट 3 क्वेश्चंस आर अबाउट इंश्योरिंग दैट इलेक्शंस आर फ्री एंड फेयर and can thus be called democratic.
ठीक है। तो जो पहले 2 क्वेश्चंस थे उससे ये पता चलता है कि ये आपकी जो इलेक्शंस है वो डेमोक्रेटिक हैं, उससे ये पता चलता है कौन उसको इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। और उसी से आपको ये पता चलता है कि ये जो इलेक्शंस होंगे वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे, ठीक है ना। लास्ट 2 क्वेश्चंस आर अबाउट इंश्योरिंग ऑफ फेयर रिप्रेजेंटेशन, और आखिरी के 2 क्वेश्चन उनसे ये पता चलता है कि जो रिप्रेजेंटेशन हो वो बिल्कुल साफ हो, ऐसा उसमें कोई भी आपकी करप्शन ना हो। क्लियर। दिस चैप्टर यू विल कंसिडर बोथ दिस एस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस अबाउट इलेक्शंस। तो आपको ये जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस का जवाब इस चैप्टर में मिलेगा कि किस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशनल आपके प्रोविजंस या रूल्स जो बनाए हुए हैं इलेक्शंस के लिए वो कैसे काम करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपके पास एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को आप नोट करेंगे अपनी नोटबुक में और आप ट्राई करेंगे इसे करने की, ठीक है। हम आगे चलते हैं, चलिए। अब अगला टॉपिक है आपके पास इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। अब इंडिया का जो इलेक्शन सिस्टम है वो कैसे काम करता है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, चलिए। यू मे हैव नोटेड अवर रेफरेंस टू डिफरेंट मेथड्स और द सिस्टम ऑफ इलेक्शंस। यू मे हैव वंडर्ड दैट दीज वर ऑल अबाउट। तो ये जितने भी आपके मेथड्स ऊपर लिखे गए थे कि डिफरेंट टाइप के मोड्स बताए हैं, चलिए वो देखेंगे किस तरीके से आपके काम करते हैं। You may have seen or read about different methods of electing or campaigning in the elections, but what are different methods of elections? There is a system of conducting elections. There are authorities and rules about do's and don'ts. Is that what election system is all about? तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज़ को मेंशन किया गया है कि किस तरीके से जो इलेक्शन कंडक्ट होंगे, उसके बाद जो आपके जो इलेक्टिंग होंगी या जो आपकी जो कैंपेनिंग होगी वो किस तरीके से होगी, ठीक है ना। क्या आपको जो आपके इलेक्शन कंडक्ट होते हैं वो उसमें क्या चीज़ करना चाहिए अथॉरिटी को उसको फेयर और फ्री बनाने के लिए, और क्या उनको नहीं करना चाहिए, तो सारे रूल सेट हो गए हैं। तो क्या यही बस एक आपका जो इलेक्शन सिस्टम बस यही है, उसको भी हम चलो डिस्कस करेंगे। यू मे हैव वंडर्ड व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन नीड्स टू राइट डाउन हाउ द वोट्स आर टू बी काउंटेड एंड रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड। अब ये क्या ज़रूरत थी लिखने की कॉन्स्टिट्यूशन में कि वोट कैसे काउंट होंगे या रिप्रेजेंटेटिव्स कैसे आपके इलेक्ट होंगे। तो सिंपल है, आपके वोट आए हैं, ऑब्वियस है, लोगों ने वोट दिया है, कैंडिडेट को जिसको ज़्यादा वोट मिले वो आपका रिप्रेजेंटेटिव चुन लिया जाएगा, ठीक है ना। ये तो इसका मेन रीज़न होगा। आपको क्या लगता है, ठीक है, आप भी सोचेंगे इस बारे में, बट इसमें थोड़े से कुछ और एस्पेक्ट्स हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे तो और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये आपको सोचना है, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज़ नॉट एज सिंपल एज इट अपीयर्स टू अस। इतना सिंपल नहीं है, ठीक है ना। वी हैव गॉट सो यूज टू आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन दैट वी थिंक दैट देयर कैन नॉट बी एनी अदर वे। तो हम अपनी इलेक्शंस की इतनी आदत पड़ चुकी है कि हमें ऐसा लगता है कोई और भी रास्ता नहीं है, बट वहाँ पे है, डिफरेंट वेज हो सकते हैं। चलिए देखेंगे कैसे। इन अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन पीपल वोट एंड देयर रेफरेंस decides who will win the contest, but there can be very different way in which people make their choices and very different way in which their references can be counted. These different rules of game can make a difference to who the winner of the game will be. Some rules can favor bigger parties, some rules can help smaller parties. तो ये आप ये समझाना चाह रहे हैं कि जो कुछ रूल्स आपने बनाए हुए हैं कि किस तरीके से इलेक्शंस होंगे, कई बार वो ऐसे रूल्स क्या होते हैं, वो कई बार बड़ी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, कई बार वो आपकी जो लोकल पार्टीज़ होती हैं उनको सपोर्ट करते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो आपके इलेक्शन का रिजल्ट है या जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनमें बहुत डिफरेंस देखने को मिल सकता है, ठीक है ना, चेंजेस हो सकते हैं उसमें। सम रूल्स कैन फेवर द मेजॉरिटी कम्युनिटी, अदर्स कैन प्रोटेक्ट द माइनॉरिटीज़। तो ये कुछ ऐसे रूल्स बने हैं जो हर एक को देखने को मिलता है कि उसके फेवर में आपको काम करते हैं। कई बार वो मेजॉरिटी के फेवर में काम करते हैं, कई बार वो माइनॉरिटी के फेवर में काम करते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को हम देखेंगे आगे कि कैसे ये देखने को मिलता है डिफरेंसेस, ठीक है ना। तो फर्स्ट सिस्टम के हम तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये क्या समझाना चाह रहा है हमें, ये कैसा सिस्टम है। फर्स्ट पास्ट एंड पोस्ट सिस्टम। अगर आप इस न्यूज़पेपर में देखें तो इसमें क्या लिखा है, पहली बार कांग्रेस को 3/4 बहुमत। तो इससे आपको क्या देखने को मिलता है उसको हम इसमें डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, चलिए। It talks one of the historical movement in India's democracy. In the Lok Sabha elections 1984, the Congress party came to power, winning 415 out of 543 Lok Sabha seats, more than 80% of the seats. समझ में आया आपको? तो 80% सीट्स यहाँ पे कांग्रेस ने जीती 1984 में।
Such a victory was never achieved by any party in Lok Sabha. What did this election show? अब इस इलेक्शन से क्या समझ में आता है उसको हम इसमें डिस्कस करेंगे। ध्यान से आप समझेंगे इसको, ठीक है ना। आपको थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन लग सकता है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझेंगे इस टॉपिक को समझने के लिए कि जो आपका फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या है। द कांग्रेस पार्टी वॉन 4/5 ऑफ द सीट्स। डज इट मीन दैट 4 आउट ऑफ 5 इंडियन वोट्स वोटेड फॉर द कांग्रेस पार्टी? तो यहाँ पे कि 4/5 ऑफ जिस जो सीट्स थी, टोटल सीट्स कितनी थी आपके पास 543 सीट्स थी, तो उसकी 4/5 वहाँ पे कांग्रेस ने जीती। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो 5 वोटर्स थे, इंडियन वोटर्स थे, क्या उनमें से 4 लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया होगा? चलिए देखते हैं। नहीं दिया होगा। क्यों? Take a look at the enclosed table. The Congress party got 48% of the votes. This means that only 48% of those who voted in the favor of the candidates put up by the Congress party. तो जो भी आपके कैंडिडेट्स पुट अप किए थे कांग्रेस पार्टी ने, उनमें से 48% को लोगों ने वोट किया, ठीक है ना। बट द पार्टी स्टिल मैनेज टू विन मोर देन 80% सीट्स। पर अगर आप सीट्स की बात करें तो उस 48% जो कैंडिडेट्स रिप्रेजेंटेटिव जो जीते उन्होंने 80% सीट्स पे उसकी लोकसभा की विक्ट्री पाई, ठीक है ना। अब हम नीचे कुछ परफॉर्मेंस देख लेते हैं, टेबल बनी है हमारे पास। जैसे कि अगर हम 1984 की जो इलेक्शंस अभी हम इनको डिस्कस करें उनकी बात करें तो कांग्रेस पार्टी को टोटल वोट्स के कितने परसेंट मिले? 48%। और सीट्स कितनी है देखिए 415 सीट्स हैं। और अगर आप वहीं बीजेपी की बात करें तो उतने कितने परसेंट उनको मिले? 7.4% मिले। और सीट्स कितने जीते उन्होंने? केवल 2 जीती है। वैसे अगर आप जनता की बात करें उन्होंने 6.4% वोट्स मिले। अब देखो इनके वोट्स कम है बीजेपी से पर उनकी सीट देखो ज़्यादा है, ठीक है ना। उसी तरीके से आपको डिफरेंट टेबल्स आपको देखने को मिल जाएंगे नीचे जिनकी परसेंटेज कम है बट सीट्स ज़्यादा हैं। तो ये चीज़ क्या दिखाती है आपको कि उनके इतने परसेंट केवल आपके जो वोट्स मिले हैं पर उनकी सीट्स, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो उनकी सीट्स में वो ज़्यादा थे, ठीक है ना। अब दिस हैपन बिकॉज इन आवर कंट्री वी फॉलो अ स्पेशल मेथड ऑफ इलेक्शंस अंडर दिस सिस्टम। अब क्या होता है हमारे यहाँ जो इलेक्शन सिस्टम है वो क्या है? एंटायर कंट्री इज़ डिवाइडेड इंटू 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो हमारी टोटल कंट्री के अंदर कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं लोकसभा की? 543 आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट्स 1 रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। यही तो होता है, हर एक जगह का एक ही एमएलए, एक ही विधायक आपने सुना होगा। तो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से आपका एक ही आपका रिप्रेजेंटेटिव चुन के जाता है। द कैंडिडेट हु सिक्योर्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। और अगर 4 कैंडिडेट हैं, जिस भी कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं उसको ही इलेक्टेड समझा जाता है। यही तो हुआ आपका जो भी हमारा सिस्टम है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट इन दिस सिस्टम हुएवर हैज़ मोर वोट्स देन ऑल अदर कैंडिडेट्स इज डिक्लेयर इलेक्टेड। यही होता है इसमें। द विनिंग कैंडिडेट नीड नॉट श्योर अ मेजोरिटी ऑफ वोट्स। अब आपको क्या कहा उसने, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब आपको ज़्यादा वोट मिले हैं 5 कैंडिडेट से तो आप इलेक्ट हो गए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मेजोरिटी ऑफ वोट्स लेने पड़ेंगे, मतलब ज़्यादातर वोट आपको मिले हैं, ऐसा नहीं है। आप 18% वोट भी आपको मिले और 20 लोग खड़े हैं तो आप 18% में ही जीत गए, जबकि आपके जो वोटर्स थे वो 100% थे। समझ में आ रहा है मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे? कि आपका वोट परसेंटेज मैटर करेगा, आपकी मेजॉरिटी मैटर नहीं करेगी कि आपको ज़्यादा लोगों ने चुना है या कम लोगों ने चुना है। अगर कम लोगों ने चुना और फिर भी आप जीत गए तो आप इलेक्टेड हैं। ये इंडिया का इलेक्शन का जो सिस्टम है, ठीक है ना। दिस मैथड इज कॉल्ड द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ठीक है ना। FPTP सिस्टम इसको कहा जाता है। द इलेक्ट्रोल रेस द कैंडिडेट हु इज अहेड ऑफ अदर्स दोज क्रॉसेस द विनिंग पोस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल इज द विनर, ठीक है ना। कैंडिडेट फर्स्ट उस चीज़ को पार कर लेते हैं वोट्स के, उनको वो वोट्स में विक्ट्री मिल जाती है, ठीक है ना। द मैथड इज ऑल्सो कॉल्ड द टी सिस्टम, ठीक है ना। दिस इज द मैथड ऑफ इलेक्शन प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपका मेथड है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है इंडिया के, ठीक है ना। तो ये जो आपको नेक्स्ट पैराग्राफ में समझा रहे हैं कि परसेंटेज का जो आप मैंने अभी आपको थोड़ी देर समझाया कि आप मैटर नहीं करता आपको कितने परसेंट वोट मिले हैं, अगर आपको ज़्यादा मिले तो आप जीत गए हैं, वही चीज़ें ये यहाँ पे दिखा रहे हैं। और इससे क्या होगा, अगर आप केवल 20% वोट में जीत गए तो बाकी का जो 80% वोट था वो तो सारा वेस्ट हो गया, क्योंकि
ज़्यादातर जो मेजॉरिटी थी वो तो हार गई, क्योंकि आपको 20% में ही विक्ट्री मिल गई, ठीक है ना। अगर आपके पास 6 कैंडिडेट थे और आपको 20% मिल गए, बाकियों को थोड़ा थोड़ा कम मिले, किसी को 17%, किसी को 17.5% वोट मिले, तो आप तो 20% वोट में ही जीत गए। तो बाकी जो मेजॉरिटी थी जो हार गई, जिनका रिप्रेजेंटेटिव नहीं आया, वो इस हमारे इलेक्शन सिस्टम में उसको हारा हुआ माना जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने डिस्कस करी है। अब है अगला सिस्टम जो है, उसे कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इसको पीआर शॉर्टकट में लिखते हैं। तो इसका मेथड है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। लेट अस कंपेयर दिस टू हाउ इलेक्शंस टेक प्लेस इन इजराइल दैट फॉलोज अ वेरी डिफरेंट सिस्टम ऑफ इलेक्शंस। अब इजराइल में क्या होता है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इन इजराइल वंस द वोट्स आर काउंटेड, ईच पार्टी इज अलॉटेड द शेयर ऑफ सीट्स इन द पार्लियामेंट इन प्रोपोर्शन टू इट्स शेयर ऑफ वोट्स। देखो कितना डिफरेंट इनका मेथड है। इनके यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ पे क्या होता है कि जिस कैंडिडेट को या जिस वहाँ पे पार्टी को वोट किया जाता है एक्चुअली, ठीक है ना। तो जो आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, वहाँ पार्टी को वोट किया जाता है, और पार्टी को वोट करने के बाद देखा जाता है कि किस पार्टी को ज़्यादा या किस पार्टी को कितना आपका वोटर्स का शेयर मिला है। अगर आपको 40% आपको वोट्स मिले हैं, तो वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, बट उनको जो सीट्स मिलेंगी लोकसभा में, वो उसके जो शेयर ऑफ वोट्स होंगे, अगर 40% है तो उसी का रेशियो निकाला जाएगा टोटल सीट्स में से, और उसको 40% के हिसाब से वहाँ पे आपका रिप्रेजेंटेटिव मिल जाएगा। तो आपको ये समझ में आया, हमारे यहाँ था जिसको ज़्यादा वोट मिले वो जीत गया, बट वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या करती है, आपकी पार्टी को वोट देती है, और जिस पार्टी को ज़्यादा वोट मिलते हैं उसी परसेंटेज के हिसाब से रिप्रेजेंटेटिव को लिया जाता है। वहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 3 भी आपके रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं। अगर उस पार्टी को उतने परसेंटेज वहाँ पे वोट मिला है, तो उसके परसेंटेज वोट के हिसाब से उनको शेयर किया जाता है। तो ये मेन डिफरेंस था आपका किसमें, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है ना। अब हम इसमें थोड़ा सा आगे देखते हैं, आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। Israel follows proportional representation system of elections. Elections to the legislature take place every 4 years. Every party declares its list of candidates, but voters vote for the party and not for the candidates. A party gets seats at the legislature in proportional to the votes polled by it. समझ में आ गया। ये चीज़ मैंने आपको डिस्कस करी अभी कि जितने परसेंटेज उनको वोट मिलेगा, उसी परसेंटेज के रेशियो के हिसाब से उनको सीट्स मिलेंगी लोकसभा में। This allows even smaller parties with very small support base to get the representation in the legislature. अब उससे क्या होता है, देखो अगर आपकी कोई छोटी पार्टी है, लोकल पार्टी है, उसको भी अगर 5% या 10% वोट मिले हैं इलेक्शन में उस पार्टी को, तो उस पार्टी के कैंडिडेट्स को जगह मिलेगी उस रेशियो के हिसाब से, चाहे वो जीता हो या ना जीता हो। क्लियर हो गया। तो कितना ये बेस्ट है एक तरीके से स्मॉल पार्टीज़ के लिए, ठीक है ना। 1.5% of votes in order to be eligible to get seats in the legislature. तो उनका एक क्राइटेरिया है कि कोई भी पार्टी है उसको मिनिमम क्या करना है, आपको 1.5% टोटल वोट्स का लेना है, जिससे कि उसको लेजिस्लेचर में क्या मिल जाएगी, सीट मिल सकती है। दिस ऑफन लीड्स टू मल्टी पार्टी कोalition गवर्नमेंट। और इससे क्या होता है, जो पार्टी बनती है वो बहुत एक कोalition गवर्नमेंट बनती है, जिसमें डिफरेंट पार्टीज़ के आपके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। अब देखिए नीचे टेबल दे रखी है इन्होंने कि जिनके आपके लेजिस्लेचर बना था 2003 में, वो कैसा था पार्टी, और उसकी जो सीट्स देखो कितनी है, 37%। उसी के बाद नेशनल यूनियन है, उसके पास सीट्स कितनी है, 7%। वैसे आपके पास नेशनल रिलीजियस पार्टी है, उसके पास है 5%, 5 सीट्स हैं। तो इसी तरीके से आपको ये देखेंगे कि डिफरेंट यहाँ पे क्या है, उनके पास सीट्स हैं। अब टोटल सीट्स कितनी हैं, 120 हैं। तो 120 के हिसाब से इनका शेयर ऑफ सीट्स कितनी हो जाएंगी, या उसके शेयर ऑफ वोट्स कितने हो जाएंगे, वो इसके डिफरेंट होंगे यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको कंपैरिजन दिया हुआ है एक तरीके से FPTP और PR सिस्टम में क्या क्या होता है। जैसे कि अगर हम बात करें FPTP में, तो वहाँ पे क्या होता है, द कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉल जोग्राफिकल यूनिट कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज और डिस्ट्रिक्ट। या आपने पढ़ा, अभी मैंने समझाया था। और उसमें क्या होता है, पूरे एक लार्ज एरिया में क्या होता है, पूरे एक लार्ज एरिया को ही कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दिया जाता है, जिसमें कि पूरी कंट्री में क्या होता है, एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, और उसमें ये देखा जाता है कि टोटल सीट्स कितनी मिली हैं, ठीक है ना। वहाँ पे कोई भी आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं होती है, बस एक कंट्री में एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। पूरे आप कंट्री में देखते हैं कि किस पार्टी को कितना शेयर मिले हैं वोट के, और उसी शेयर के हिसाब से उनको सीट्स अलॉट कर दी जाती है लेजिस्लेचर में, ठीक है ना।
एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट्स वन रिप्रेजेंटेटिव। देखो एफपीटीपी में एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, मैंने ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। और मैंने इसमें बताया था पीआर में क्या होता है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक एरिया में कहें आप तो एक एरिया में एक से ज़्यादा भी आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हो सकते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था जो वोटर्स होते हैं वो आपके कैंडिडेट को वोट करते हैं, और यहाँ पे आपके जो आपके पीआर में जो होता है वोटर्स वोट फॉर द पार्टी, वो पार्टी के लिए वोट करते हैं, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, पार्टी में गेट मोर सीट्स देन वोट्स इन द लेजिस्लेचर। अब उसको सीट्स तो ज़्यादा मिल गई थी, कांग्रेस को 80% सीट जीत गई थी, पर आपको उनको वोट कितना मिला था, केवल 58%। तो ये आपका इसमें हो सकता है। बट आप अगर आप पीआर की बात करें तो जितना उसका प्रपोर्शन ऑफ वोट्स का होगा उसी प्रोपोर्शन में उसको सीट्स मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, ठीक है ना, बता चुका हूँ ये सारे एग्जांपल। कैंडिडेट हु विंस द इलेक्शन मे नॉट गेट मेजॉरिटी 50% प्लस वन वोट्स। मतलब 50% को आधा माना जाता है, तो उससे ज़्यादा आपको मिल गए तो इसका मतलब आप मेजॉरिटी में हैं। ये तो मतलब हुआ आपको आधे से ज़्यादा सीटें मिल गई हैं तो आप उसका मतलब मेजॉरिटी में है वो पार्टी, ठीक है ना। बट यहाँ पे क्या होता है, कैंडिडेट हु विंस द इलेक्शंस गेट द मेजॉरिटी ऑफ वोट्स। यहाँ पे ऑटोमेटिक ही वो हो जाता है, क्योंकि जो जिसको ज़्यादा आपके वोट्स परसेंटेज मिलेगा उसको सीट्स भी ज़्यादा मिल जाएंगी, तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा, आपका मेजॉरिटी में आ जाएगा। तो एफपीटीपी के एग्जांपल क्या हो गया, आपका यूके हो गया, इंडिया हो गया, और आपके एग्जांपल्स पीआर के क्या हो गए, इजराइल हो गया, नीदरलैंड्स हो गए, ये आपका एग्जांपल हो गए इसके। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट चैप्टर का। सेकंड पार्ट आपको जल्दी मिल जाएगा, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि वाई इंडिया अडॉप्टेड द एफपीटीपी सिस्टम, ठीक है ना।